हम अक्सर जिक्र कर रहे हैं कि मुसलमान एक सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जिक्र कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में किस तरीके से एक स्लो जेनोसाइड, एक तरह का नरसंहार चल रहा है, एक तरह की इकोनॉमिक अपार्थाइड। यहाँ पर इतनी मुश्किल है कि अब स्कूलों में टीचर्स बच्चों को उनका मजहब देखकर सज़ा देने लगी हैं। अब यहाँ पर आपको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की कांस्टेबल, जिनका काम है आपको बचाना, वो आपको मारने पे, आपका कत्ल करने पे उतारू हो जाते हैं। यहाँ पर नूह में मैं गई, मुझे बताया गया कि एक साथ 50 बुलडोजर मुसलमानों के घर, दुकान और उनके होटल तबाह कर रहे थे। जब मैं वहाँ पहुँची तो लगा कि ऊपर से कोई हवाई हमला हुआ है। कई मीटर तक लगातार मेरी कार चलती रही और लगा कि कोई हवाई हमला हुआ है, सब कुछ नेस्त नाबूद हो गया था। ऐसे वक्त में, जबकि ये पता नहीं कि आप सुबह दफ्तर के लिए निकले हैं, स्कूल के लिए निकले हैं, कॉलेज के लिए निकले हैं, शाम को आप सही सलामत घर लौटेंगे या नहीं। बात हो रही थी इंडिया ब्लॉक के बॉयकॉट की कि उन्होंने एंकर्स का बॉयकॉट किया है। मैंने कहा भाई ये तो बहुत खुदगर्ज फैसला है। अगर उन्होंने नफरत के लिए बॉयकॉट किया है तो ये बॉयकॉट 10 साल पहले होना चाहिए था। ये तो उन्होंने, जब उन्हें लगा, जब भारत के, हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को इस तरह उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी कि उनको बताया जा रहा था कि वो मुल्क के अकेले ऐसे दुश्मन हैं, अगर वो रास्ते से हट जाएं तो विश्व गुरु बन जाए हिंदुस्तान। वो इतने बदतरीन लोग हैं कि एक वायरस अपने ऊपर लाद कर, अपने को इन्फेक्ट करके, वो बाकी हिंदुस्तान के लोगों को, 120 करोड़ जो बाकी बचे लोग हैं, उनको वायरस देने के लिए बन गए हैं। वो कोरोना बॉम्ब है, उन्होंने कोरोना जिहाद किया है। ऐसे वक्त में जब बाकायदा बॉयकॉट की कॉल्स हो रही हों, जहां की बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हों, और वो पंचायतों, उन पंचायतों को पूरा फरोग देने का काम ये न्यूज चैनल्स लगातार बता रहे हों दुश्मनों के तौर पर, ऐसे वक्त में कभी पूरे 10 साल में किसी सेक्युलर ऑपोजिशन पार्टी को ये ख्याल नहीं आया कि इनका बॉयकॉट होना चाहिए। जब आखिरकार ये लगा कि ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, कि अब सेक्युलर पॉलिटिक्स के लिए कोई जगह नहीं बची, तो एक सिंबलिज्म, एक प्रतीक के तौर पे, एक सिंबल के तौर पे ये कहा गया कि हम उनका बॉयकॉट करते हैं। मैं अभी भी वेलकम करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं इस फैसले से खफा हूँ। मैं सिर्फ आईना दिखाना चाहती हूँ कि आप नफरत से, आपको परेशानी नहीं है, आपको परेशानी ये है कि आपके लिए जब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गया कि आपकी पॉलिटिक्स के लिए स्कोप खत्म हो रहा है, आपने अपने लिए ये किया है, नफरत के लिए नहीं किया। Women that I can see in this hall. I am known for speaking truth to power. I should speak the truth. That the first thought I had when I came here was that एक नज़र मैंने यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मुझे लगा कि 5% भी औरतें नहीं हैं। तो अगली बार maybe we can make it better than this when it comes to representation. First of all, thank you very much अब्दुल रहमान साहब for writing a book. आज के सेल्फी के दौर में राइट वाला माइक नीचे कर लीजिए। ये थोड़ा जिद्दी है ये। अब ठीक है। आजकल जो सेल्फी का दौर है उसमें डॉक्यूमेंट्री बनाने जैसा है एक किताब लिखना। तो पहली बात तो बहुत बहुत मुबारकबाद, और मुबारकबाद से भी ज़्यादा रहमान साहब शुक्रिया आपका कि आपने ये मेहनत की, इतनी तकलीफ उठाई, और सबसे पहले आपने कहा कि आप ये उम्मीद करते हैं कि इस किताब से एक डिस्कशन पैदा होगा। मुझे लगता है कि पहली शुरुआत, पहला जो इख्तिलाफ है वो तो मुझे इस कमरे में ही नज़र आ रहा है, इस हॉल में नज़र आ रहा है, जहाँ आपने एक साथ इतने सारे लोगों को री एनर्जाइज कर दिया। और ख़ासकर जब मैंने किताब का टाइटल पढ़ा, मैं उस वक्त लंदन में थी और मुझे बताया गया, मुझे हुक्म दिया गया अब्दुल रहमान साहब की तरफ से भी आपको हाजिर होना है किताब के लॉन्च में। मैंने बहुत वक्त नहीं लगाया इनको हाँ कहने में। मैं आना चाहती थी लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई, क्योंकि जिस तरह का जर्नलिज्म मैं कर रही हूँ पिछले कई सालों में, और ख़ासकर इस साल में, हम अक्सर जिक्र कर रहे हैं कि मुसलमान एक सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जिक्र कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में किस तरीके से एक स्लो जेनोसाइड, एक तरह का नरसंहार चल रहा है, एक तरह की इकोनॉमिक अपार्थाइड। यहाँ पर इतनी मुश्किल है कि अब स्कूलों में टीचर्स बच्चों को उनका मजहब देखकर सज़ा देने लगी हैं। अब यहाँ पर आपको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की कांस्टेबल, जिनका काम है आपको बचाना,
वो आपको मारने पे, आपका कत्ल करने पे उतारू हो जाते हैं। यहाँ पर रूम में मैं गई, मुझे बताया गया कि एक एक साथ 50 बुलडोजर मुसलमानों के घर, दुकान और उनके होटल तबाह कर रहे थे। जब मैं वहाँ पहुँची तो लगा कि ऊपर से कोई हवाई हमला हुआ है। कई मीटर तक लगातार मेरी कार चलती रही और लगा कि कोई हवाई हमला हुआ है, सब कुछ नेस्त नाबूद हो गया था। ऐसे वक्त में जबकि ये पता नहीं कि आप सुबह दफ्तर के लिए निकले हैं, स्कूल के लिए निकले हैं, कॉलेज के लिए निकले हैं, शाम को आप सही सलामत घर लौटेंगे या नहीं। मेरे जैसे जर्नलिस्ट जो सिर्फ एक ट्वीट, एक खबर या एक तकरीर से दूर है बस जेल जाने के, ऐसे दौर में मुझे लगा, अब्दुल रहमान साहब ने जब बात की मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो इस किताब में थोड़ी देर के लिए मुस्कुराई मैं, लेकिन मुझे लगा कि ये उम्मीद से भरी किताब है। क्योंकि ये किताब सर्वाइवल की बात नहीं कर रही है, ये किताब हक की बात कर रही है। ये किताब रहम नहीं मांग रही है, ये किताब जो हमारा है वो हमें दे दिया जाए ये मांग रही है। तो इसलिए मुझे इसका भी एहसास हुआ कि इस किताब के जरिए 20 करोड़ मुसलमानों का जो एक डेमोक्रेटिक फ्यूचर है उसकी उम्मीद भी बताती है ये किताब, और हिस्ट्री से हमें रूबरू कराती है कि ठीक है, जो तारीख है उसने बहुत बुरे दौर देखे हैं, इससे भी ज्यादा बुरे दौर देखे हैं, और वो दौर गुजर गया, ये दौर भी गुजर जाएगा। जब आप पन्ने पलटते हैं तो बहुत सारे स्याह पन्ने नजर आते हैं। इस किताब के जरिए भी मैंने देखा कि इस किताब में भी इससे ज्यादा स्याह वक्त आया है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, मुसलमानों के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और खासकर ऐसे दौर में। अभी प्रोग्राम रिकॉर्ड करके आई हूँ यहाँ आने से ठीक पहले, और मैंने अपने प्रोग्राम में कहा कि कैसे इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक मिस्ट्री बना दी है, एक रहस्य बना दिया है, जिसमें कभी कुछ पता नहीं चलता कि सेशन जो है वो 5 दिन का अनाउंस कर दिया गया। अब लोग कयास लगा रहे हैं बैठे हुए कि क्या भारत, इंडिया का नाम भारत बदला जाएगा, क्या संविधान बदला जाएगा, क्या इलेक्शन कमीशन को लेकर जो कानून आ रहा है वो होगा, क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, या इसके अलावा विमेंस रिजर्वेशन बिल आएगा। यानी किसी भी तरीके से कोई ट्रांसपेरेंसी की गुंजाइश नहीं है। एक ऐसा दौर है जो इलेक्टेड डिक्टेटर्स का दौर है। ऐसे दौर में, इलेक्टेड डिक्टेटर्स के दौर में, जहां आपके लिए नहीं आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही है। एक पॉलिटिशियन को वोट, सबसे ज्यादा वोट और सपोर्ट तब मिलता है जब वो माइनॉरिटीज के लिए काम नहीं करता। कितना ज्यादा वो माइनॉरिटीज के बीच अनपॉपुलर है, गैर मकबूल है, कितना जुल्म वो उठा सकता है, कितनी नफरत भरी बातें वो कर सकता है, कितना पोटेंशियल है उसके अंदर खून खराबे का, इसकी बुनियाद पर आज वोट डाले जा रहे हैं। और ऐसे वक्त में ये बात कर रहे हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसमें कई बहस के मौजू हैं, मैं कुछ रोशनी जल्दी से मीडिया पर भी डालूंगी, उस बारे में मैं ज़्यादा जानती हूँ। इसमें खासकर जिक्र हो रहा है कि किस तरीके से मुसलमान अपना रिप्रेजेंटेशन मांगें। बात हो रही है कि क्या मुसलमान अपनी पार्टी बनाएं, बात हो रही है क्या मुसलमान जो सेक्युलर पार्टी हैं उनमें अपनी जायज़ जो हिस्सेदारी है उसकी डिमांड करें, उसकी मांग करें। बात ये भी हो रही है कि क्या मुसलमान एक प्रेशर ग्रुप की तरह सियासत से बाहर बैठकर एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करें, क्योंकि ये वो वक्त नहीं है, ये सही वक्त नहीं है जब आप इलेक्शन लड़ें, क्योंकि आपका चेहरा देखकर वोट इधर तो कम पड़ते हैं और उधर ज्यादा पड़ते हैं। आपको दिखाकर पोलराइज किया जाता है वोटर्स को। तो ऐसे वक्त में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मुझे लगता है कोई एक ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो पूरे मुल्क पर लागू होता हो। हर स्टेट की अपनी लोकल रियलिटीज हैं। कहीं पर मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी ठीक है, कहीं पर सेक्युलर पार्टी के अंदर हिस्सेदारी ठीक है, कहीं पर हो सकता है इलेक्शन ना लड़ना ठीक हो, कहीं हो सकता है एक तरह की जबान बोलना ठीक हो, कहीं दूसरी तरह की जबान बोलना ठीक हो। सबसे बड़ा मकसद ये है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और इसमें एक तरह की स्ट्रेटजी, एक तरह की हिकमत अमली हो। बहुत कुछ ऐसा है जो खिलाफ हुआ है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो अब भी फेवर में है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो नफरत की आवाज़ें हैं, जो तशद्दुद की और वायलेंस की आवाज़ें हैं, वो इतनी ज़ोर से बोल रही हैं, उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ है कि जो उसमें अमन की आवाज़ें हैं, जो एकता की आवाज़ें हैं, वो सुनाई कम देती हैं। रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, ये बात हमने
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से भी सुनी ये बात, काशीराम से भी सुनी नहीं बल्कि देखी। और दलितों का हाल मैंने देखा, खासकर अपने स्टेट उत्तर प्रदेश में। मैंने ये भी देखा कि जहाँ छोटे लेवल पे भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, आप समझिए म्यूनिसिपैलिटी के लेवल पे भी जहाँ रिप्रेजेंटेशन होता है, पूरे इलाके को तरोताज़ा कर देता है, पूरे इलाके को जान बख्श देता है। पूरे इलाके में मैं समझती हूँ कि जो खासकर जो मार्जिनलाइज तबके हैं उनके लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है, जो लोग इस पूरी रेस पे सोशली इकोनॉमिकली आगे बढ़ गए हैं। क्योंकि पावर के पूरे रिसोर्सेज जो हैं, जो पावर की नलियाँ हैं, वो स्रोत, वो जो सोर्सेज हैं, उन पर आपका कब्जा बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर बात आ रही है, एक मिसाल मैं सुन रही थी, आपसे भी बात करना चाहती हूँ कि इफ़ यू आर नॉट ऑन द टेबल देन यू आर ऑन द मेन्यू। अगर आप डाइनिंग टेबल पे नहीं है, अगर आपके पास कुर्सी नहीं है, आप खाने की मेज पे नहीं बैठे हैं, तो जो आप खा रहे हैं चीज़ें, जो मेन्यू है वो वहाँ पर आप हैं। नहीं, आप समझ गए होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप डाइनिंग टेबल पे नहीं है, इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल देन यू आर ऑन द मेन्यू। तो इस बात को बहुत ये है मैं समझना, लेकिन एक जर्नलिस्ट होने के नाते, और युसरा ने कहा एक मुस्लिम जर्नलिस्ट होने के नाते, ये भी आप देखिए अलग अलग तरह की पहचानें मिली हैं इस दौर में। पहले मुझे बहुत सारे लोग आके सोशल मीडिया पे कहते हैं आप तो सिर्फ मुसलमानों की जर्नलिस्ट हैं, आप तो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करती हैं, आप तो सिर्फ उनके लिए रिपोर्टिंग करती हैं। पहले जब मुझसे कोई ऐसा कहता था तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि मैंने कभी नहीं समझा कि मैं एक तबके की जर्नलिस्ट हूँ। मैं हमेशा समझती थी कि मैं सोशल जस्टिस ओरिएंटेड जर्नलिस्ट हूँ, जहाँ बात आती है कमज़ोर तबकों की, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, किसान हो, मजदूर हो। मैंने अभी सबसे पहले यहाँ औरतों का मसला उठाया। मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं सोशल जस्टिस ओरिएंटेड, फ्रीडम ओरिएंटेड जर्नलिस्ट हूँ, राइट्स ओरिएंटेड जर्नलिस्ट हूँ। लेकिन अब कुछ दिनों से लगने लगा कि अच्छा लगने लगा जब किसी ने कहा कि आप मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं। न जाने क्यों अब मैं इसे एक ताज की तरह पहनती हूँ। और इसकी एक वजह है, मैं समझती हूँ कि एक ऐसे दौर में जहाँ 20 करोड़ लोगों की आवाज़ इस तरह दबाई जा रही हो कि जूता उनकी गर्दन पर रखा हो, ऐसे दौर में मैं 20 करोड़ नहीं, 20 लाख या 2 लाख लोगों की आवाज़, उनकी तकलीफ, उनके ख्वाब, उनकी उम्मीदें, उनकी ज़िंदगी, अगर मैं उन्हें ज़रा सी भी आवाज़ दे पाती हूँ तो मेरा जर्नलिज्म, मेरी सहाफ़त कारगर है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप मुझे मुस्लिम जर्नलिस्ट करें। मैं पैदा हुई हूँ मुस्लिम घर में, मैं अपने को आइडेंटिफाई करती हूँ एज ए मुस्लिम, लेकिन मुझे लगा कि शायद एक बॉक्स में बांधने की एक कोशिश है, और एक तरह से मुझे मेरी जो एक इमीडिएट आइडेंटिटी है, और ख़ासकर ऐसे बहुत सारे मौके रहे। मैंने हिंदुस्तान के सबसे सेक्युलर न्यूज़ रूम में भी काम किया है, और हिंदुस्तान के सबसे सेक्युलर न्यूज़ रूम में मैंने बदतरीन कम्युनलिज्म सहा है। उससे फ़र्क इतना हुआ है कि उस दौर में कम्युनलिज्म को बुरा माना जाता था, थोड़ा ढक के, छुपा के कम्युनलिज्म किया जाता था। नरेंद्र मोदी ने आके उसी कम्युनलिज्म को फैशनेबल बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कम्युनलिज्म नहीं था। मैंने हिंदुस्तान के सबसे सेक्युलर न्यूज़ रूम में अपने लिए तरह तरह की चीज़ें कही, सुनी और सही। मैंने ये भी सुना कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा है और इत्तेफाक से मैंने हरे रंग का जैकेट पहन लिया, तो कहा कि आर यू चीयरिंग फॉर पाकिस्तान? शेम। मैंने ये भी सुना कि जब मैं बटला हाउस एनकाउंटर कवर करने गई और मैंने वो लड़के जो मारे गए, और इससे पहले कि किसी कोर्ट ने उन्हें ये साबित किया, ये डिक्लेयर किया कि ये टेररिस्ट है नहीं, मैंने कहा कि भी मुस्लिम युवा यहाँ पर रह रहे हैं और इनके साथ ऐसा हुआ। मैंने सिर्फ उनको टेररिस्ट नहीं कहा, जो कि मुझे जो दस्तूर है वो ये कि सबसे पहले एक मुस्लिम लड़का आपको मिले जिसको पुलिस एनकाउंटर कर रही है तो आप सीधे उसे कहिए कि टेररिस्ट है। इससे पहले कि कोर्ट क्या कहती है, केस क्या है, मुकदमा क्या चल रहा है, वकीलों ने क्या जरह की, वो सब की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको कहना है कि आप टेररिस्ट हैं। अगले ही दिन मुझे बटला हाउस एनकाउंटर की रिपोर्टिंग से हटा दिया गया। तब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। तो वो दौर भी देखा है, तारीख ने देखा है, मैंने देखा है, सहा है। सिर्फ अब फर्क ये हो गया है कि पहले फिर भी उस तमाम कम्युनल हालात में भी थोड़ी जगह होती थी। आपको कोई बुलेटिन का स्लॉट दे दिया जाता था, कोई रिपोर्टिंग बीट मिल जाती थी।
आज मैं सोचती हूँ कि इन तमाम जो दरबारी मीडिया चैनल्स में जो रिपोर्टर्स और एंकर्स अगर बचे भी हैं जो काम भी करते हैं, उनमें से आप बहुतों को जानते हैं कि वो किन की आवाज़ बने हुए हैं। अभी भी देखा आपने उनमें से कई को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को बर्थडे की मुबारकबाद दे रहे थे। इसके अलावा मैं फील कर रही थी उन तमाम लोगों के लिए, शायद आपने इस बारे में नहीं सोचा होगा, और आज मैं सोच रही थी आपसे ये भी बताऊं कि आप सोचिए उन तमाम लोगों के बारे में, उन प्रोड्यूसर्स के बारे में, कॉपी राइटर्स के बारे में, उन वीडियो एडिटर्स के बारे में जो मुसलमान हैं और उन टीवी प्रोग्राम्स में अंदर खाने काम करते हैं, उन टीवी प्रोग्राम्स को बना रहे हैं जो मुसलमानों के जेनोसाइड के लिए एडवोकेट करते हैं। आप उनको जानते नहीं हैं, उनका चेहरा टीवी पे नहीं आता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अखबारों में, टीवी में काम कर रहे हैं, जो कम्युनल प्रोग्राम्स की प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, वो अपने ही फकीर की कहानियों को लिख रहे हैं। एक अदर नौकरी कितनी जरूरी है ये मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं। हर किसी के पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप इस्तीफा जेब में रख के घूमें। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं नौकरी तो बहुत है, हम जेब में इस्तीफा रख के घूमते हैं। ये ऑप्शन सबके पास नहीं होता। तो इसलिए ये बहुत अहम है इस वक्त समझना कि इस तमाम ये जो पूरा दौर चल रहा है, इस पूरे दौर में भी आपको अलग अलग तरह से जो जिस तरह के तमगे दिए जा रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम करती हूँ जो सेक्युलर हैं और वाकई सही मायनों में सेक्युलर हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है, मीडिया में भी रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है। मेरे बहुत सारे साथियों के लिए बहुत वेल मीनिंग लोग हैं, मतलब कि समझिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में अभी काम करती हूँ, आखिरकार मुझे आके लगा कि मुझे आखिरकार अपना घर मिल गया है, जहाँ मेरी डाइवर्सिटी को न सिर्फ कि टॉलरेट किया जाता है बल्कि कभी कभी सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बावजूद भी मैं कहूँगी कि जो दर्द मैं सहती हूँ एक मुस्लिम जर्नलिस्ट होने के नाते, जब उन कहानियों को मैं कह रही होती हूँ, सुना रही होती हूँ, रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, मेरे कॉलीग्स के लिए ये रिसर्च का सब्जेक्ट हो सकता है, रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट हो सकता है, राइटिंग का सब्जेक्ट हो सकता है। वो दूर खड़े होकर हम सबको मरते हुए, कटते हुए, घटते हुए देख सकते हैं, लेकिन महसूस नहीं कर सकते। और इसीलिए जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़रूरी है ऐसे खासकर दौर में, जबकि हम ये देख रहे हैं कि अभी कल परसों मैंने एक बात कही, बड़ी नागवार गुजरी, और खासकर ऑपोजिशन के लीडर्स में कई का मेरे पास फ़ोन भी आया। बात हो रही थी इंडिया ब्लॉक के बॉयकॉट की कि उन्होंने एंकर्स का बॉयकॉट किया है। मैंने कहा भाई ये तो बहुत खुदगर्ज फैसला है। अगर उन्होंने नफरत के लिए बॉयकॉट किया है तो ये बॉयकॉट 10 साल पहले होना चाहिए था। ये तो उन्होंने, जब उन्हें लगा, जब भारत के, हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को इस तरह उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी कि उनको बताया जा रहा था कि वो मुल्क के अकेले ऐसे दुश्मन हैं, अगर वो रास्ते से हट जाएं तो विश्व गुरु बन जाए हिंदुस्तान। वो इतने बदतरीन लोग हैं कि एक वायरस अपने ऊपर लाद कर, अपने को इन्फेक्ट करके, वो बाकी हिंदुस्तान के लोगों को, 120 करोड़ जो बाकी बचे लोग हैं, उनको वायरस देने के लिए बन गए हैं। वो कोरोना बॉम्ब है, उन्होंने कोरोना जिहाद किया है। ऐसे वक्त में जब बाकायदा बॉयकॉट की कॉल्स हो रही हों, जहां की बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हों, और वो पंचायतों, उन पंचायतों को पूरा फरोग देने का काम ये न्यूज चैनल्स लगातार बता रहे हों दुश्मनों के तौर पर, ऐसे वक्त में कभी पूरे 10 साल में किसी सेक्युलर ऑपोजिशन पार्टी को ये ख्याल नहीं आया कि इनका बॉयकॉट होना चाहिए। जब आखिरकार ये लगा कि ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, कि अब सेक्युलर पॉलिटिक्स के लिए कोई जगह नहीं बची, तो एक सिंबलिज्म, एक प्रतीक के तौर पे, एक सिंबल के तौर पे ये कहा गया कि हम उनका बॉयकॉट करते हैं। मैं अभी भी वेलकम करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं इस फैसले से खफा हूँ, मैं सिर्फ आईना दिखाना चाहती हूँ कि आप नफरत से आपको परेशानी नहीं है, आपको परेशानी ये है कि आपके लिए जब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गया कि आपकी पॉलिटिक्स के लिए स्कोप खत्म हो रहा है, आपने अपने लिए ये किया है, नफरत के लिए नहीं किया। ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने देखा उत्तर प्रदेश में कैसे जो हमारी एलिजिबली जो तथाकथित जिसे हिंदी में कहते हैं सेक्युलर पार्टीज है, जब मैंने देखा कि एक मुजफ्फरनगर में मैंने जो 2013 के जो राइट विक्टिम्स हैं उन पर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और देखा कि कितने दोज़खी बदतरीन हालात में वो लोग जी रहे थे। तो एक सेक्युलर पार्टी के नेता का हमारे एडिटर के पास फोन आया
और कहने लगे भाई आपकी सीनियर एडिटर हमारी पॉलिटिकल इक्वेशन खराब कर रही हैं, क्योंकि मैंने ये कहा कि भाई 2013 से लेकर 2017 के बीच वो 4 साल भी गुजरे जब वो सेक्युलर पार्टी जो पावर में थी वो उन लोगों का ख्याल रख सकती थी, उनको ढंग से घर दे सकती थी, उनको रिहेबिलिटेट कर सकती थी। तो ये हालत है। तो मुझे लगता है कि मीडिया के एक नुमाइंदा होने के नाते और आप सब लोग जो किसी ना किसी हैसियत में काम करें, यहाँ बहुत सारे मेरे मीडिया के दोस्त भी हैं और बाकी आप जिस भी कैपेसिटी में हैं, कम्युनल पार्टी को भी हैंडल करना जरूरी है, सेक्युलर पार्टियों को भी एक दबाव बना के रखना जरूरी है, उनको भी, क्योंकि ये भी बहुत बुरी आदत है सेक्युलर पार्टियों की कि तब वो लेफ्ट से राइट की तरफ मुड़ती चली जाए, उनको भी बीच में रखना बहुत जरूरी है। और इसके लिए भी हमारे सामने जो यहाँ पर बैठे हुए मेहमानों में वो भी एक साथ मौजूद है। सेक्युलर पार्टियां राइट की तरफ न जाए, सेंटर तक ही रहे, इसके लिए है बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि इस किताब को जरूर पढ़िए और उम्मीद बनाकर और साथ साथ उम्मीद बचाकर जरूर रखिए। वही उम्मीद जो ये किताब आपको दे रही है।